Hello and welcome everyone to VV Services. We were studying our marketing management second unit, that is marketing research. So marketing research हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो हमने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कवर किया था मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इन्फॉर्मेशन, जो इनपुट हम क्रिएट कर रहे थे या इनपुट हम जो कलेक्ट कर रहे थे, और उस इनपुट को किस तरीके से कलेक्ट करना है, दैट वी विल स्टडी इन मार्केटिंग रिसर्च. सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च को करना क्यों है, किसी भी कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च, या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं. सो पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक. फॉर एग्जांपल इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको डेमोग्राफी समझना पड़ेगी कि क्या उस कंट्री में क्या जेंडर रेशो है, क्या मेल्स ज़्यादा हैं, क्या फीमेल्स ज़्यादा हैं, या दोनों में इक्वल रेशो है. जेंडर के एज ग्रुप क्या है, यूथ ज़्यादा है या फिर इन्फेंट ज़्यादा हैं, एडल्ट ज़्यादा हैं, ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादा है. जिस भी ग्रुप एज ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल से इंडिया में हम टारगेट मार्केट ऑडियंस अगर देखें तो डेमोग्राफी सबसे ज़्यादा कहाँ क्रिएट होगी? यूथ में. तो जो अभी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च देखते हैं वो ऐप बेस्ड देखते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट देखते हैं. द रीज़न इज सिंपल, बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी उस तरीके से, जब आपके पास 130 करोड़ में से केटर करने के लिए 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो एक ही बैंडविड्थ में या एक ही एज ग्रुप में बिलोंग करती है. सो वाई नॉट टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी. अगर इस टाइम पे लोग ओल्ड एज के लिए लॉन्च करेंगे तो एक बहुत छोटा सेगमेंट हो जाएगा, और हो सकता है कि वो अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या ओल्ड एज इतने एडवांस हैं या एड फ्रेंडली हैं कि वो टेक फ्रेंडली हैं कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे, क्या वो ऐप को यूज़ कर पाएंगे, क्या वो फ़ोन से इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं. सो फॉर दैट पर्पज़ वी शुड नो द डेमोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. नेक्स्ट, टू फाइंड आउट इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल इफेक्ट. बहुत सारे मार्केटिंग इम्पैक्ट्स होते हैं या बहुत सारे मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट कैन टारगेट टू ओल्ड एज, यंग एज, एडल्ट्स, सभी को वो टारगेट ऑडियंस है मेरे लिए. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम यूजिंग अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, आई एम लॉन्चिंग अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो कॉस्मेटिक्स बच्चे भी यूज़ करते हैं, मेल फीमेल भी यूज़ करते हैं, यूथ भी यूज़ करता है, एडल्ट्स भी यूज़ करते हैं, और ओल्ड एज में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. सो मेरा एक कॉमन प्रोडक्ट है जो कि हर डेमोग्राफी को फिट करता है. बट क्या हर डेमोग्राफिक पर्सन, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम बिलोंगिंग टू अ यूथ कैटेगरी, सो यू एज अ यूथ पर्सन मेरी सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट किसके साथ है? मैं शायद टीवी, हमारा अगर हम यूथ का देखें तो यूथ ज़्यादा शायद टीवी नहीं देखती, बट यूथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है उनके मोबाइल फ़ोन्स पे. तो उनको अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, सो वाई नॉट गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट माई प्रोडक्ट थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अपना स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं वो मोबाइल पे ही करते हैं. तो इस वजह से आप देखते हो इंस्टाग्राम पे काफ़ी एड्स आती हैं, यूट्यूब पे काफ़ी एड्स आती हैं, या फिर अब म्यूज़िक ऐप्स पे भी काफ़ी एड्स आने लगे हैं. सो वो टारगेट ऑडियंस क्या है आपका? टारगेट ऑडियंस अगर आप यूथ है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन है, या फिर अगर हम अपनी मदर्स वाली एज को देखें तो मदर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टेलीविजन्स पे. तो टेलीविज़न के थ्रू भी अगर आप उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, सो हाउ विल यू प्रमोट? थ्रू एडवर्टाइजिंग थ्रू टेलीविजन्स, या फिर रेडियो के थ्रू भी एडवर्टाइज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप ओल्ड एज में दे रहे हो, या फिर अगर आप फादर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो हमें पता है कि इंडिया में सारे फादर्स सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर के थ्रू आप एड्स दे सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आप पैम्फलेट्स छपवा सकते हो. अगर रोड्स पे आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो होर्डिंग्स के थ्रू कर सकते हो जो सभी देख सकते हैं. सो बेसिकली आप अपने डेमोग्राफी को समझते हुए फिर आप अपने प्रमोशनल एफर्ट को देख सकते हो कि आपने कौन सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक चूज़ करी थी और उससे क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है. अगर आपने टेलीविज़न चूज़ किया तो क्या उससे पर्टिकुलर प्रमोशन बहुत ज़्यादा उससे आपका सेल्स ग्रोथ हो रही है, क्या उससे रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं या नए कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं कंपनी के लिए नहीं. तो उसको एनालाइज करने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो. नेक्स्ट, टू नो कस्टमर्स रिस्पॉन्स टू न्यू प्रोडक्ट. जो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जनरली जो भी कंपनी, अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो एकदम से 130 करोड़ लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती है, वो नीश सेगमेंट से स्टार्ट करती है. जैसे कि अगर हम जियो मार्ट की बात करें तो जियो सभी लोग जियो यूज़ करते हैं. जियो चाहे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केटिंग कर सकता है, बट स्टिल जब भी जियो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल से जब जियो मार्ट लॉन्च हुआ था तो जियो मार्ट स्टार्ट हुआ था सिर्फ मुंबई से, और मुंबई की भी उन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ चुनी थी जहाँ पे उन्होंने पायलट प्लांट चलाया या फिर पायलट टेस्टिंग करी कि क्या जियो मार्ट की वहाँ पे रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं, या फिर अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है. फिर उन्होंने धीरे धीरे
करके एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। पहले पूरे मुंबई को कवर किया, फिर महाराष्ट्र को कवर किया, फिर टीयर 1 सिटीज़ को कवर किया, देन टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके से वो अपने ब्रांड को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। सो आप सबसे पहले क्या करते हो, एज अ कंपनी होल्डर, एज अ बिजनेस पर्सन, आप एक नीश सेगमेंट को टारगेट करते हो ताकि आप उसके बारे में स्टडी कर पाओ, ताकि आप नए प्रोडक्ट के लिए आपकी क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो आप अर्ली स्टेज में ही कर लो। नेक्स्ट, टू फोरकास्ट सेल्स। अब अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो वो नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना फर्स्ट पायलट प्लांट स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 महीने के लिए मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाला हूँ, फिर लेट इट बी अ मोबाइल फ़ोन, तो मैं मोबाइल फ़ोन कितने डेवलप करूँ। हो सकता है मैं 1000 भी कर सकता हूँ और हो सकता है मैं 10 लाख भी कर सकता हूँ। तो पहले महीने के लिए मेरा क्या टारगेट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट मार्केट में कितने अपने मार्केट के पीसेस को लॉन्च करना चाहिए, उसके लिए मैं मार्केटिंग रिसर्च करता हूँ। मार्केटिंग रिसर्च से मुझे क्या पता चलता है कि मार्केट में ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है और कितने लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और वो उसके लिए एंथुजियास्टिक हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, सो आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। जैसे कि आप टाटा न्यू देख रहे होंगे, अगर आप टाटा IPL देख रहे हो तो टाटा IPL में अभी टाटा ने अपना टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया है। तो टाटा न्यू की उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करी ताकि उन्होंने टाटा IPL के थ्रू मोस्ट ऑफ द इंडिया को कवर कर लिया कि पूरा यूथ मेरे प्रोडक्ट को देख ले। जब उन पूरे यूथ ने देख लिया तो उसके बाद जाके उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो एडवर्टाइजिंग उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट, टू एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव नेचर। आपका जो कॉम्पिटिशन है बिजनेस का, फॉर एग्जांपल जैसे बीइंग अ टाटा, अगर कोई टाटा मोटर्स में काम कर रहा है तो टाटा मोटर्स के लिए मारुति सुजुकी बहुत बड़ा कंपटीशन है, Hyundai बहुत बड़ा कंपटीशन है, फोर्ड कंपटीशन है, किया कंपटीशन है। तो वो कॉम्पिटिटिव एज लेने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से और बेहतर हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट के लिए क्यों कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तो उसके लिए उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जनरली ऐसा समझते हैं कि मारुति की जो कार होती है, मारुति का माइलेज बहुत अच्छा होता है, मारुति की सर्विस बहुत अच्छी होती है। अगर हम टाटा देखते हैं, टाटा की बिल्डअप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, महिंद्रा की बिल्डअप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। किया का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके थ्रू ईजीली बहुत ज़्यादा हम लोकेट कर सकते हैं या फिर टेक फ्रेंडली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। सो हमें यहाँ पे रिसर्च करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सी कंपनी मार्केट को क्या प्रोवाइड करा रही है एंड एट व्हाट प्राइस। नेक्स्ट, टू प्रोब व्हाट वेंट रॉन्ग। 1 साल के लिए अगर जनरली हमारे मान लीजिए किसी कंपनी का 1 साल का फ्यूचर ग्रोथ है कि वो 15% से ग्रो करना चाह रहे हैं, बट 15% ग्रो करने की बजाय उनका 5% का लॉस हो गया या 5% वो डिक्लाइन मार्केट में चले गए। सो वो समझना ज़रूरी है कि वो क्यों हुआ ऐसा, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द मैनेजमेंट, या फिर माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या दिक्कत है, या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या दिक्कत है, या लोगों को उनका प्रोडक्ट क्यों समझ में नहीं आ रहा है, लोग कस्टमर रिटेन क्यों नहीं हो रहे हैं, या न्यू कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या एडवर्टाइजिंग में कोई दिक्कत है, क्या प्राइस हाई है, क्या प्रमोशन सही तरीके से नहीं हो रहा, या फिर प्रोडक्ट मिक्स सही तरीके से नहीं है, या फिर एडिक्वेट मार्केट को हमने सेलेक्ट नहीं किया है। सो व्हाट एक्चुअली वॉज द प्रॉब्लम, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी द प्रॉब्लम। हो सकता है कि किसी कंपनी ने सिर्फ अपनी प्राइसिंग गलत करी हो बट उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है किसी का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो, प्राइस भी उनकी अच्छी हो, बट उन्होंने प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया, लोगों को अवेयर नहीं करा उनके प्रोडक्ट के बारे में। सो टू नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि क्यों कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, उसके लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिकली जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वही उनके एडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज रिसर्च से हमें सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं, हम अपने कंपनी का जो रिस्क प्रोफाइल है उसको लिमिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक मार्केट के लिए हम ऑलरेडी रेडी रह सकते हैं, एक मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे 4 P's होते हैं मार्केटिंग को, उसको सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च की। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। फर्स्ट, सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मैं पूरे पॉपुलेशन से डेटा नहीं कलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की 1.3 to 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, अब इसमें से मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ 10,000 लोग और 10,000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। सो क्या 10,000 लोग जस्टिफाई कर पा रहे हैं मेरी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हमें अगर हमारी पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो पॉपुलेशन साइज़ के लिए हमें सैम्पल साइज़ भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, इट शुड बी इन लैक्स।
नेक्स्ट नॉन रिस्पॉन्स एरर। बहुत बार आप जब डेटा कलेक्ट करने जाते हैं मार्केट में तो लोग अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सर्वे के लिए कॉल आया तो आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है इस तरीके से, तो आप उनको एंटरटेन करते हो बट जल्दी जल्दी आंसर देते हो, सोच के आंसर नहीं देते हो। सो एक वो रिस्पॉन्सिव, जो लोगों का रिस्पॉन्सिव नेचर है, बिकॉज सब अपने कोई भी क्यों अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए, आपके सर्वे के लिए टाइम निकालेगा, आपके रिसर्च के लिए टाइम निकालेगा, तो उसमें बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन एरर। डेटा कलेक्शन एरर में बेसिकली ये रिसर्चर की फॉल्ट होती है कि उसने सही तरीके से सैंपल सेलेक्ट नहीं किया है या सही तरीके से मेथड को सिलेक्ट नहीं किया है। हो सकता है उसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ करनी चाहिए थी बट उसने नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर ली। तो टेक्निक को एनालाइज करना, टेक्निक को सिलेक्ट करना, ये रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसर्चर के एंड पे ये चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग एरर्स। जो डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर फिर उन्होंने क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट को यूज़ किया है और उन टेस्ट को यूज़ करते टाइम क्या कोई मैन मेड एरर आया है, जो रिसर्चर है उसके साइड से कोई एरर आया है, या हो सकता है कि मैनी आर टाइम्स जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं मशीन्स भी एरर दिखा देती हैं, तो हो सकता है कि वो टेक्निकल एरर भी शो कर सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एरर। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जनरली मार्केटिंग में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, बट अगर कोई आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा साइंस रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है और हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी आ सकते हैं उसमें। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन।